अभी मैं जो आपको बता रहा था कि गन्ने में रोगों के बारे में, तो मैं अपनी वार्ता को शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छी तरह से। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि गन्ने में जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं, काना कंडवा उपता, जीएसटी, जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं, ये एक बार अगर लग जाती हैं तो फिर उनकी कोई दवाई नहीं होगी। उस गन्ने को तो मरना ही मरना है। हाँ, कुछ जतन और प्रयास करके हम उस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, लेकिन जिस गन्ने में अगर ये लग गई उसकी कोई दवाई नहीं। पहली बात। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गन्ने को अगर बीमारी से बचाना है तो गन्ना बोने से पहले जितने प्रयास आप कर लेंगे वही कारगर हैं। गन्ना बोने के बाद फिर कुछ नहीं रहता। एक बार गन्ना जमीन में दफन हो गया तो वो आपके हाथ से निकल गया। तो इसलिए गन्ने को अगर बीमारी से बचाना है तो बोने से पहले, मैं आज जितनी भी बातें बताऊंगा समझाऊंगा आपको, वो सब बोने से पहले की हैं, बोने के बाद नहीं। बोने के बाद फिर वो गन्ना भगवान भरोसे है। जो कुछ भी आपको करना है, जो रुपया पैसा खर्च करना है, पहले कर लीजिए। बाद का जितना भी है सब बेकार जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। मोटी सी बात है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी के साथ अपनी वार्ता को शुरू करता हूं। देखिए, बीमारी चाहे पेड़ पौधों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे इंसानों की हो, बीमारी फैलने के 3 मेजर कारण होते हैं। इस फोटो में आप देख रहे होंगे, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में 3 डंडे हैं, दिखा है आपको 3 डंडे। ये 3 डंडे जब मिल जाते हैं तभी बीमारी पैदा होती है। बस इस 3 डंडे को समझने की जरूरत है। इसमें पहला डंडा आप देख रहे होंगे जिसमें रोगजनक लिखा हुआ है। रोगजनक मतलब कीटाणु जिससे बीमारी फैलती है। दूसरा डंडा है वातावरण, हमारी जलवायु। और तीसरा डंडा है होस्ट प्लांट, यानी हमारा गन्ना। अगर इंसानों की बात करें तो हम, ये 3 डंडे जब मिल जाते हैं, मतलब अगर कीटाणु बहुत एक्टिव है, वातावरण अगर अनुकूल है और होस्ट प्लांट अगर कमजोर है, तो फिर बीमारी को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। बीमारी अब तभी रुकेगी जब इन 3 डंडों में से हम एक डंडा तोड़ देंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें से एक ही डंडा टूट भी सकता है हमसे, बाकी और कोई डंडा हम तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो इन तीनों में से जो डंडा टूट सकता है वो है नीचे वाला होस्ट प्लांट। यानी अगर हम अपने आप को मजबूत कर लें और अगर हम अपने गन्ने को मजबूत कर लें तो बीमारी आने से हम रोक सकते हैं। पहला डंडा कीटाणु, रोगजनक, ये हमारे हाथ में नहीं है। कीटाणु कभी खत्म हो ही नहीं सकते, ये दिमाग में बैठा लीजिए अपने। सूक्ष्म जीवाणुओं को हम कभी भी पूरी तरह से मार नहीं सकते, चाहे वो कोई भी कीटाणु हो, कोई भी जीवाणु हो, कोई भी फफूंदी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो। ऐसा थोड़ी ना कि कोरोना चला गया, कोरोना फिर आएगा। तो ये तो भूल जाइए कि कीटाणु को आप मार देंगे, खत्म कर देंगे।
दूसरा गन्ना वातावरण, अनुकूल वातावरण, ये भी हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या बारिश होगी तो आप बारिश रोक लेंगे, जाड़ा पड़ेगा तो जाड़ा रोक लेंगे, गर्मी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, तो क्या आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। रोक सकते हैं और अगर कोई डंडा तोड़ सकता है तो वो है हमारा होस्ट प्लांट। मैं इसको समझाने की इसलिए आपको कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि लगने के बाद कुछ नहीं है, बीमारी लगने के बाद कुछ नहीं है। हमें बचाना है, लड़ना नहीं है। लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। गन्ने को बीमारी से बचाइए। जैसे हम कोरोना से बचे थे ना, जो लड़े कोरोना से वो निपट गए। गन्ने को बचाना है, लड़ना नहीं। कैसे बचना है वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ज्यादा चीजें नहीं है, 4-5 चीजें हैं बहुत छोटी छोटी। तो अगर आप इस रोग त्रिकोण को समझ लेंगे तो गन्ने को भी बीमारी से बचा लेंगे। 2 डंडे हमारे हाथ में नहीं है, तीसरा डंडा हमारे हाथ में है और उसी डंडे पे हमको काम करना है, वो है हमारा होस्ट प्लांट। गन्ने में बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, कुछ तो गन्ने के साथ विडंबनाएं भगवान ने ऊपर से दे रखी है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे गन्ना बड़ी लंबी फसल है, 12 महीना, 18 महीना, 20 महीना जो है कि खेत में खड़ी रहती है, बहुत लंबी फसल है। इतनी लंबी फसल कोई नहीं। और जब साल भर 1.5 साल गन्ने खेत में खड़ी है, उसी में जाड़ा, गर्मी, बरसात, पाला सब कुछ है। अकेला झेल रहा, वही झेल रहा है, वही जानता होगा उसके दिल पे क्या बीत रही है खेत में खड़े खड़े। दूसरा, हमारे यहाँ तो जलवायु परिवर्तन, एक जलवायु की विविधता बहुत जबरदस्त है। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ ना इतनी बीमारी दिखेगी आपको और ना इतनी ज्यादा बीमारी की भयावहता दिखाई देगी, मतलब बहुत ज्यादा कोई बीमारी लगी हो, क्योंकि वहाँ मौसम जो है लगभग एक जैसा रहता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन अपने यहाँ देख लो, बारिश हो रही है तो बारिश ही होगी, जाड़ा, गर्मी, मतलब हर चीज अपनी चरम सीमा पे। कहने का मतलब कि हमारे उत्तर भारत में जलवायु विविधता, जलवायु परिवर्तन बहुत जबरदस्त है और इसका सीधा असर हमारे कीटाणुओं पर पड़ता है और हमारे होस्ट प्लांट पर पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि हर साल आप यही कहते हैं, यार इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हर साल हम यही कहते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। तीसरा, गन्ना स्वभाव से मीठा होता है, हम सभी जानते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सभी गन्ने के पीछे पड़े हुए। और चौथा, गन्ने को काट कर बोया जाता है, या ये कहें कि जैसा हम कलम लगाते हैं उसी तरह से गन्ने को काट के बोया जाता है। अगर गन्ने का बीज होता तो इतनी बीमारियां इस गन्ने में नहीं है। मजबूरी है गन्ने को काट के बोना, बीज है ही नहीं उसका, बीज बो ही नहीं सकते। तो ये 4 विडंबनाएं भगवान ने उसको दे रखी हैं और इनके साथ हमें चल के गन्ने की खेती करनी है और गन्ने को रोगों से बचाना है। हमारा इन 4 चीजों में कोई बस नहीं है, लेकिन आगे जो चीजें आ रही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पे हमारा बस है। अगर हम इसको सुधार लेंगे तो गन्ने को रोगों से बचा लेंगे। मैं बार बार इस बचाव शब्द पे ही जोर दे रहा हूं, लड़ने में नहीं दे रहा हूं। बचाना है हमें अपने गन्ने को। तो कैसे बचाना है? जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गन्ने को जमीन में डालने से पहले आपको जितने उपाय करने हैं, जितने जतन करने हैं, वही कामयाब है और वही आपको करने हैं। तो ये सब जो चीजें लिखी हैं, इनके आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन, मेरी पूरी बात इसी स्लाइड पर खत्म हो जाएगी। बाकी आगे की स्लाइड तो रोगों के बारे में है कि कैसे पहचानें, कैसे क्या करें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये जो जरूरी चीजें हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। पहली जो चीज है,
सही प्रजाति का चुनाव। अभी मैंने जो बताया था ना, जो 3 डंडे दिखाए थे, 3 डंडे में जो मैंने आखिरी डंडा आपको बताया था, जो हम तोड़ सकते हैं, वो यही डंडा है, पहला वाला, सही प्रजाति का चुनाव। अगर ये आपने काम सही से कर लिया तो आप अपने गन्ने को बीमारी से बचा लेंगे। यही सबसे मजबूत हथियार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर आपको कुछ भी चाहे कहते रहे कि ये कर लो वो कर लो, होता कुछ नहीं है। तो सही प्रजाति का चुनाव, हमें कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए, कौन सी नहीं बोनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम इस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ही आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए मोटा गन्ना और चीनी वाला गन्ना। बीमारी लगेगी तो देखा जाएगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां बहुत ही व्यापक तरीके से खेती ही नहीं हो रही है, बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्र के लिए ना तो स्वीकृत है और ना ही प्रमाणित है। आप सभी जानते होंगे उन वैरायटियों का नाम। ऐसी ऐसी वैरायटियां जिनका नाम हमने भी नहीं सुना, हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है उन वैरायटियों के नाम से। और पूछो तो कहते हैं कि अरे हमारे खेत में तो टनाटन भाई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टनाटन का मतलब ये नहीं है हम सब कोरोना से बच गए, यहां बैठे हुए हैं, तो क्या कोरोना खतरनाक नहीं था? बताइए बात आप हमें। तो जो चीज खतरनाक है आपको बताई जा रही है, इन प्रजातियों की खेती मत कीजिए, तो क्यों कर रहे हैं खेती आप? बहुत सी वैरायटियां हैं। तो वैरायटी का चुनाव अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको करना है और आपको बोना है, और उसी की ही खेती करनी है, वरना फिर आए तो मछली की जब आग लगेगी। दूसरी चीज, सही बीज बनना और सही खेत का चुनाव। हम बीज किस खेत से लें और हमें गन्ना किस खेत में बोना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है गन्ने को रोगों से बचाने के लिए। जनरली हम बीज वो ले लेते हैं जो हमारे खेत का बचा हुआ गन्ना होता है। जितना कोल्हू पे डालना था, जितना चीनी में सप्लाई करने की कर दिया, जो बच गया वो बो दो। ये गलत चीज है। अभी आलू का बीज कहें, चाहे गेहूं का कहें, जाओ या धान का बीज कहें, चले जाओ पंतनगर हल्द्वानी, बहुत बढ़िया छांट के जाओ, खरीद को महीना तो महीना। गन्ने के बीज के साथ ऐसा क्यों भेदभाव होता है? गन्ने का बीज तैयार कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गन्ने का बीज। अरे जब बीज ही खराब हो जाएगा तो नस्ल तो खराब होनी ही होगी। सही बीज डालो, सही नस्ल पैदा होगी। तो ये नहीं कि जहां चाहे जिससे चाहे बीज ले आए। बहुत से किसानों से पूछो कि कहां से गन्ना लाए, उनके खेत में कोई दिक्कत आती है, जब जाते हैं तो पूछते ये बीज कहां से लाए थे, तो ठीक तरह से नहीं बता पाते हैं कि फलाने कहां से लाए थे, वहां से लाए थे। अब फलाने कहां से लेके आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बीज खेत से लेके आए हैं, उस वैरायटी का नाम क्या है। और सही खेत का मतलब हमारा यहाँ ये है कि आप उस खेत में गन्ना नहीं बोएंगे जिस खेत में पिछले साल गड़राट लगा था। सही खेत का मतलब यहाँ ये।
हम भी वही करते हैं, पता चला जिस खेत में 38 खड़ी थी और 38 में आग लगी थी और उसी खेत में फिर हमने अगले साल गन्ना बो दिया। तो जो आपने वैरायटी बोई उस वैरायटी के भी जाने का डर रहता है। तो सही बीज, सही वैरायटी और सही खेत, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। एक मिनट, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। बुआई की विधि, ये एक बहुत 0238 के केस में हमने देखा, इस चीज को नोटिस किया। हालांकि चीजें तभी पता चलती है जब कोई दिक्कत आती है, वरना अगर सब सामान्य तरीके से चल रहा है तो चलने दिया जाता है। लेकिन 0238 के केस में हमने ये देखा कि आज भी हमारे यहाँ किसानों के बीच जो बोने का तरीका है वो आज भी वही है जो 20-25 साल पहले उनके बाप दादा किया करते थे। मतलब गन्ने को समूचा खेत में डाल दिया और टाइम मिला तो गड़ासे से खन दिया। मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं, किसानों ने ही मुझे बताया। बहुत कम ऐसे किसान मिले जो गन्ने को काट कर और छांट कर बोते हैं, बहुत कम मिले। ये बीमारी फैलाने का सबसे जो भयंकर तरीका वो यही है। अगर गन्ने को आपने 2 या 3 आंख के टुकड़ों में काटा नहीं और उनको छांटा नहीं तो बीमारी इतनी तेजी से फैलेगी कि फिर आपको रोके नहीं रुकेगी। तो गन्ने को हमेशा काट कर और छांट कर बोइए, और हो क्या सके आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए, गन्ने को ट्रीट करके बोइए। किसी भी फफूंदीनाशक रसायन में गन्ने के टुकड़े को 15 से 20 मिनट तक डुबोकर उसके पार होना चाहिए। यहां कोई बहाना नहीं चलेगा कि साहब लेबर नहीं मिलती है या टाइम नहीं है। किसान के पास 2 ही प्रॉब्लम है, एक टाइम की और दूसरा पैसे की। पैसा तो तब भी आ जाता है, टाइम नहीं है। पता नहीं क्यों बुआई को हम बहुत समझते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाए, गन्ना जल्दी से दफन करो, घर चले। 2 दिन की जल्दबाजी 365 दिन परेशान करती है। फिर हम नाचते हुए घूमते हैं और हजारों रुपए की दवाइयां फूंक देते हैं, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं होता। तो जल्दबाजी मत करो, गन्ने को काट कर और छांट कर और गन्ने को ट्रीट करके बोलिए। ये कोई नई बातें नहीं, आज से 20 साल पहले आपको बताई जा चुकी है, आज वो कही जा रही है। अपनी खेती के पारंपरिक तरीके को बदलिए, जमाना बदल चुका है। बटन वाले मोबाइल रख के चले गए, आप अभी भी वहीं अटके हैं, हटर पटर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, टेक्नोलॉजी के साथ। अब खेती वो नहीं कि पेट भरने के लिए खेती करनी है हमको। खेती एक बिजनेस हो चुका है और बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। तब आप समय के साथ चलेंगे और तब आपको जो है जो आप चाहते हैं वो चीज मिलेगी। वो जमाने चले गए कि हमको पेट भरना था तो चलो गेहूं धान पैदा कर लिया। तो पुरानी चीजों को छोड़िए, जो नई चीजें बताई जा रही हैं उनको अडॉप्ट कीजिए और उनके साथ चलिए। हालांकि कुछ किसान तो हमसे भी तेज चल रहे हैं, लेकिन समय के हिसाब चलना चाहिए, बहुत तेज नहीं चलना चाहिए। जो तेज चलेंगे तो तक का ठोकर मिलेगी। मेरा कहने का आशा आप समझ चुके होंगे। एकल प्रजाति पर निर्भरता यानी एक ही वैरायटी। हमें 0238 के अलावा
और कोई वैरायटी समझ में नहीं आई। हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ 0-238 और वैरायटियां नहीं थी क्या उसमें, लेकिन नहीं, हमको तो चाहिए ना, पूरा उत्पादन चाहिए, चीनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कभी भी एक वैरायटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नतीजा आप देख चुके हैं। एक वैरायटी पर निर्भर रहने का नतीजा ये है आज कि आज आपको एक एक आंख का टुकड़ा खरीदना पड़ रहा है। एक एक आंख का टुकड़ा 2 रुपया, 2 रुपया तो सरकारी है, बाकी जैसा मुर्गा फंस गया काट ले। कौन परेशान हो रहा है? आप ही तो हो रहे हैं, हम तो नहीं बीज खरीदने का। 0-238 में जब आग लगी तो हर तरफ आग लगी थी, कोई और वैरायटी थी ही नहीं। तो कभी भी एक वैरायटी पर निर्भर मत रहिए। प्रकृति में एक बैलेंस होता है, नेचर में, उस बैलेंस को आप बिगाड़ेंगे ना तो प्रकृति फिर ऐसा तांडव करती है कि फिर सब कुछ फिर कुछ हो नहीं पाता है। तो बैलेंस बना के चलिए। जिस तरह से परिवार नियोजन का महत्व होता है, गवर्नमेंट भी कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, जैसे परिवार नियोजन होता है ना, इसी तरह से गन्ने की खेती में भी प्रजातीय नियोजन होता है। अरे 2 तो रखो ही, 3 रख लो, 4 रख लो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम कभी किसी वैरायटी में कोई दिक्कत परेशानी आई, ये मारा तो नहीं होगी बीज वाली। कहां से इतना गन्ना आ जाएगा कि सबको मिल जाएगा? तो कभी भी एक प्रजाति पर निर्भर ना रहे, नहीं तो आग लगेगी तो एक तरफ से लगेगी। फसल चक्र नहीं अपनाना। फसल चक्र गन्ने को या किसी भी फसल को बीमारियों से बचाने का एक बहुत ही अच्छा कुदरती तरीका है। कुदरती मतलब ये नेचर नहीं बता दिया हमको, किसी दवाई की जरूरत नहीं, किसी तामझाम की जरूरत नहीं। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि इस साल जो आपने फसल लगाई जिस खेत में, अगले साल उसी खेत में वो फसल नहीं लगानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम गन्ने पे गन्ना, गन्ने पे गन्ना और गन्ने पे गन्ना, और उसमें भी 38 पे 38, 38 पे 38, 38 पे 38। तो मान लो इस साल आपने गन्ना लगाया और उस गन्ने में कोई दिक्कत आ गई, दिक्कत मतलब बीमारी, आपने फिर अगले साल उसी खेत में फिर गन्ना लगा दिया, तो वो बीमारी और तेजी से फैल गई। जो गन्ने का कीटाणु था उसको अगले साल फिर आपने गन्ना दे दिया, वो और तेजी से फैल गया। अगर कि अगले साल आप कोई फसल चेंज कर देते तो गन्ने का कीटाणु वही तड़प के मर जाता, क्योंकि गन्ने की बीमारी धान में नहीं लगेगी, धान की बीमारी गेहूं में नहीं लगेगी। समझिए इस चीज को, कितना बढ़िया कुदरती तरीका है। अगर इस साल आपको गन्ने में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आती है, तो अगले साल गन्ना मत लगाइएगा, क्योंकि वो कीटाणु तो वही जमीन में बैठा ही है ना, वो तो जमीन के अंदर छुपा हुआ, आपको दिखाई नहीं दे रहा। और आप अगले साल फिर उसको गन्ना दे दोगे तो उसको तो मौज आ जाएगी, फिर वो तेजी से फैलेगा। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए जहां तक संभव हो सके। किसानों के साथ दिक्कतें भी आती हैं, परेशानी होती है, उनके पास जोत कम होती है, खेत कम होती है, फसल चक्र नहीं अपना पाते हैं, लेकिन जहां तक कोशिश हो संभव हो सके फसल चक्र को अपनाना चाहिए।
तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आप इस चीज़ों को नोटिस कर लीजिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये आपको बोने से पहले बताई हैं। कौन सी वैरायटी बोनी है, किस खेत में बोनी है, बीज कहाँ से लाना है, कैसे बुआई करनी है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बुआई से पहले की। और यही एक आपके पास हथियार है और कुछ नहीं, जिससे आप गन्ने को बीमारियों से बचा के ले जाएंगे। अब थोड़ा सा बीमारियों पे भी चर्चा कर लेते हैं। अभी एक चीज़ और रह गई है जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी गन्ना बोने से पहले की बात है। अभी आगे आएगी तो उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बीमारियों के बारे में जान लें। गन्ने में बहुत सारी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो प्रमुख बीमारियां हैं, काना, कंडवा, ग्रासी सूट डिजीज, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे चीनी में भी कोई नुकसान होता है, किसान को भी नुकसान होता है, इसीलिए इनको बड़ी बीमारी कहते हैं। ये छोटी वाली बीमारियां, येलो लीफ डिजीज, कोका वाइन, रेड स्टिंकिंग रॉट, ये सब छोटी बीमारियां हैं। और देखिए ताज्जुब की बात यह है, ये छोटी वाली जितनी बीमारियां हैं, इनकी सबकी दवाइयां हैं, और जितनी खतरनाक वाली हैं उनकी एक दवाई नहीं। इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होना है, उनकी दवाइयां। क्या करें, है तो है। देखिए गन्ने का ये लाल सड़न रोग है, आपने 0238 में बहुत देखा होगा। इसकी जो शुरुआत होती है वो गन्ने की पत्ती की जो मोटी वाली नस होती है ना बीच में, जिसको मध्य सिरा बोलते हैं, मोटी वाली नस पे वहां पर धब्बे पड़ना शुरू होते हैं, लाल लाल भूरे भूरे धब्बे पड़ते हैं। यहीं से इसकी शुरुआत होती है, पत्तियों की मध्य सिरा से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये जो मध्य सिरा में लाल लाल धब्बे होते हैं, ये कभी कभी पोटेशियम की कमी से भी पत्तियों के मध्य सिरा पर दिखाई देते हैं। अब ये पोटेशियम की कमी से है या लाल सड़न से है, इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो पत्ती पे की मध्य सिरा पे जो धब्बे पड़े हैं, उनकी शर्त ये है कि जो धब्बे आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो धब्बे पीछे भी दिखाई देने चाहिए। यानी आपने पत्ती तोड़ी, सामने उसको रखा और देखा कि आपको लाल और भूरे रंग के मोतियों की माला जैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद पत्ती को पलट दीजिए। अगर पत्ती पूरी सफेद है, मतलब पत्ती नहीं, बीच वाला अगर पूरा सफेद है, इसका मतलब वो पोटेशियम की कमी है। लेकिन आगे भी धब्बे हैं और पीछे भी धब्बे हैं, तो सतर्क हो जाइए, रेड रॉट आ गया। बाकी ये गन्ने को जो फाड़ के देखते हैं तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी ये लक्षण कीड़ा लगने से भी गन्ने की पूरी लाल हो जाती है। तो रेड रॉट की पहचान के लिए यहाँ पे आपको 4 लक्षण जरूरी हैं। पहला लक्षण पूरी पोरी लाल होगी, दूसरा उसमें सफेद सफेद धब्बे होंगे, तीसरा उसमें सिरके की गंध आएगी, और चौथा गन्ने को जब तोड़ोगे बहुत प्यार से जो है गांठों से वो टूट जाएगा। ये 4 लक्षण अगर दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि गन्ने में रेड रॉट है। अगर ये 4 लक्षण नहीं है, फिर भी गन्ने की पूरी लाल है अंदर से, तो हो सकता है उसमें कोई कीड़ा लगा हो। ये लाल सड़न की पहचान है। इसी तरह से ये कंडुआ की पहचान है। आपने काले रंग का खेत में कोड़े देखे होंगे, ये कंडुआ रोग है। ये भी लाइलाज बीमारी है, लगने के फिर गन्ना खत्म ही हो जाता है। इसी तरह से उगता रोग है, विल्ट डिजीज, ये तो सबसे खतरनाक है।
इसमें अगोला भी पूरा सूख जाता है और गन्ने की पोरी भी बिल्कुल सूख जाती है, पिचक जाती है, किसी काम का गन्ना नहीं रहता है इसमें। घर ले जाओ, जलाओ से, ये उगता रोग है। ये ग्रासी सूट डिजीज है। इसमें जब गन्ना बोया जाता है, गन्ना जमता है तो वो जमने के बाद पूरा थान जो झाड़ी जैसा हो जाता है और गन्ने की पत्तियां पीली और सफेद पड़ जाती हैं। ये फाइटोप्लाज्मा वाला रोग है, मतलब एक तरह का वायरस है। वायरस तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता, बैक्टीरिया बन जाए तो तभी हम लोग रोक लेते हैं। वायरस नहीं कभी कहीं रुकता। दुनिया की कोई भी वायरल डिजीज हो, उसका कोई इलाज नहीं है। ये लीफ स्कार डिजीज है, इसे पशुका रोग भी कहते हैं। इसमें गन्ने की पोरियां छोटी पड़ जाती हैं और छोटी पड़ने के बाद गन्ने की जितनी भी आंखें हैं, जितनी भी आंखें गन्ने की है, ये सब जम जाती हैं। इसका भी कोई इलाज नहीं। लगने के बाद लगने से पहले है लीफ स्कार। अभी मैंने आपको कंडवा रोग दिखाया और एक तीसरा दिखाया जीएसटी, ग्रासी सूट डिजीज। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं, अगर इनको आपको रोकना है तो इसके लिए गन्ने के कटे हुए टुकड़े का हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ने के कटे हुए टुकड़े को 2 घंटे तक गर्म किया जाता है, तब आप इन 3 बीमारियों से गन्ने को बचा पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये प्रोसीजर किसानों के लिए टफ पड़ जाता है, कहाँ गर्म करें। उनसे तो डुबो कर अगर कह दो डुबो ले 15-20 मिनट, तो ऐसा लगता है जैसे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। नहीं करते हैं। गर्म करने को कह दोगे तो उनको दौड़ा के मारेगा। लेकिन मरता क्या ना करता, अगर ये बीमारियां पूरी तरह से फैली तो हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक इसका इलाज है। अब इसके लिए चाहे चीनी मिल प्रबंधन की, वैज्ञानिक की या गन्ना विकास विभाग, किसी भी तरह की कोई भी अगर मदद, संयुक्त प्रयास की जरूरत पड़ेगी तो हमको करना पड़ेगा। अगर ये बीमारियां जैसे रेड राट है ना, अगर उसी तरह से भी फैला तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक इनका इलाज है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पानी गर्म करना, 2 घंटे तक उसका उबालना। ये कोकामोइन बीमारी है, बहुत चलती है। दुनिया की एक ऐसी बीमारी गन्ने की जो किसी भी प्रजाति को, मतलब कोई घर नहीं देखती हुई हो कि हमें किस घर में जाना है, जो हर गन्ने में लगेगी, हर वैरायटी में लगेगी, चाहे कोई बोले हो, और हर साल लगेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना कोकामोइन का जो है सबसे बढ़िया पीरियड होता है। बारिश शुरू नहीं हुई, ये आ जाएगा, और बारिश जब जाएगी तो फिर ये जाता है। हर खेत में, हर वैरायटी में और हर साल बरसात के मौसम में ये एक ऐसी इकलौती बीमारी है कोकामोइन जो आएगी ही आएगी। बाकी जो बीमारियां हैं जैसे रेड राट हो गया, विल्ट हो गया या कंडवा हो गया, ये तो वैरायटी देखती हैं, जो वैरायटी कमजोर है उसको अटैक करती है। ये कुछ नहीं देखता कमजोर और मजबूत, ये सब पे आता है। इसका मतलब ये सब पे भारी है। ये बीमारी हर साल हर वैरायटी पर बरसात के मौसम में आनी है। कोकामोइन, इसको भी आपने खेतों में देखा होगा, पहचानते होंगे। अगर नहीं देखा है तो यहाँ देख लीजिए, पत्तियों पर सफेद और पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में ये सफेद धब्बे लाल भूरे धब्बे में बदल जाएंगे, पत्ती सड़ के टूट के वहीं से गिर जाएगी और गन्ना खून की भांति खड़ा हो जाता है, अगोले की सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अभी डॉक्टर पाठक बता रहे थे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर
इन 3 महीनों में गन्ना सबसे ज़्यादा बढ़ता है। 70% तक गन्ने की लंबाई जुलाई अगस्त सितंबर में ही बढ़ती है। अब दुर्भाग्य देखिए गन्ने का, जुलाई अगस्त सितंबर में ही गन्ने को बढ़ना है और जुलाई अगस्त सितंबर में गिरा गया और आया वो तो ठीक था, सारी पत्तियां ले गया हमारी। अब जब पत्तियां ही चली गई तो भोजन कौन बनाएगा, और जब भोजन नहीं बनेगा तो गन्ना बढ़ेगा ही। अब देखो इस बीमारी बरसात में आती है, बरसात के बाद चली जाती है, लेकिन ये अपना काम कर जाती है बरसात में। लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसकी दवाई है बहुत ही सस्ती, बहुत ही पुरानी, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ। कार्बेंडाजिम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का और कार्बेंडाजिम का 0.1% का, यानी 20 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना के, यानी 200 ग्राम दवा 100 लीटर पानी। और जब ये बीमारी लगती है तो गन्ना जो है काफी लंबा हो जाता है, तो आप ये समझिए कि 400 से 500 लीटर पानी एकड़ में लगेगा। उस हिसाब से इस दवा को आपको पानी में मिला के और इसका छिड़काव करा देना है, तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तसल्ली वाली बात यह है कि ये कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये पत्तियों पर लगती है। गन्ने की पत्तियों पर लगने वाली बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। गन्ने के तने में जो लगती हैं बीमारियां, इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, या ये कहने एक तरह से नामुमकिन लगने के बाद। ये माइनर डिजीजेस है, वायरली अब ये सितंबर अक्टूबर साल की दिखना शुरू हो जाएगी वायरली, इसका सीजन आने वाला है। जितनी भी वायरल बीमारियां होंगी इनका सीजन यही होता है, अक्टूबर और उधर आपका फरवरी मार्च। इस समय जो है अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे कि गन्ने की लगभग सभी प्रजातियां, खासकर के सीओ वाली, जिन प्रजातियों का जो सीओ लगा हुआ है ना, उन प्रजातियों में वायरली आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, सबसे ज्यादा। इसमें सबसे पहले गन्ने की पत्ती की जो बीच वाली नस है, मोटी वाली, जिसे मध्य सिरा बोलते हैं, वो पीली पड़ना शुरू होती है और बाद में पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, और पीली पड़ने के बाद पूरा गन्ना, पूरा अगोला सूख जाता है, और जब अगोला सूख जाएगा तो गन्ने को तो फिर सूखना है। तो ये बीमारी की अब आ रहा सीजन, ये लगेंगी बीमारियां। ये भी एक वायरल डिजीज है, इसका भी लगने के बाद कोई उपाय नहीं है। बरसात में एक और बड़ी बीमारियां हैं जो समय देखने को मिली, गूदे का सड़न। ये भी आपने बहुत देखा होगा, इससे भी बरसात की बीमारी है गूदे का सड़न। आप जब खेत में घुसे तो आपको किसी क्लम्प में कोई गन्ना आपको बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देगा, पूरी पत्तियां सूखी दिखाई देंगी, और उसका जो आगे का हिस्सा है जब आप उसको दबाएंगे तो चिपचिपा दिखेगा, चिमचिला सा, वो दब जाएगा और उसके अंदर से बहुत बदबू आती है, वो स्टिंकिंग रॉट है। ये बैक्टीरिया द्वारा बीमारी लगती है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, आप बोले का जो ऊपरी नहीं, मतलब जहाँ गन्ना बनना खत्म हो गया, जहाँ से पत्तियां दिखाई दे रही है, वहां से सड़ना, मतलब अगोले के अग्रभाग से गन्ने का जो एथिकल मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं, अग्रभाग जहाँ पे गन्ने की जहाँ से बढ़वार होती है ऊपरी तरफ से, वहां से गन्ना सूख जाता है, सूख क्या सड़ जाता है। गन्ने को फाड़ के देखेंगे तो आपको बहुत ही सड़ाई सी महक आती है, मतलब इतनी जबरदस्त बदबू है कि अगर आपने उस गन्ने को छू दिया तो बिना साबुन से हाथ धोए वो बदबू नहीं जाएगी आपके हाथ से, जबरदस्त बदबू आती है उसमें।
ये स्किन की और बीमारी है, ये भी बरसात के मौसम में आती है। तो आपको करना क्या है, मैंने कोका बोल का बताया था आपको। तो जब आप कोका बोल का स्प्रे करने वाले हो, क्योंकि वो भी बरसात की बीमारी, ये भी बरसात की बीमारी है, तो उसी टैंक में, उसी पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन करके कई ब्रांड आते हैं, लेकिन उसका जो कंपाउंड है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.01% का घोल बनाना है। 1 ग्राम दवा 10 लीटर पानी, 1 ग्राम दवा 10 लीटर पानी में उसी टैंक में मिला देनी है जिसमें आपने कोका कोल की दवाई मिलाई थी। दोनों दवाइयों को एक साथ मिलाकर अपने खेत में स्प्रे करा दीजिए। आपका समय बच जाएगा, पानी बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। अलग अलग छिड़काव कराने से बेहतर है कि एक साथ दोनों, क्योंकि दोनों का ही आने का टाइम एक ही है, तो दोनों के साथ एक ही साथ निपट लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तमाम तरह की बीमारियों पर मैंने चर्चा करी। एक जो चीज़ रह गई थी आपको बताने की, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। जैसे अभी मैंने बताया कि गन्ने में रोग लग जाने के बाद कुछ नहीं है, जो करना है हमको पहले करना है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई आपको, उसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा कि गन्ने को अगर रोगों से बचाना है या किसी भी फसल को रोगों से अगर बचाना है तो हमको ट्राइकोडर्मा अपनाना है। ट्राइकोडर्मा एक चिरपरिचित नाम, कोई नई चीज नहीं बताने जा रहा, सबने देखा, सबने सुना होगा। इस ट्राइकोडर्मा कल्चर को आप अपनी खेती का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। आपको डालना ही डालना है, बीमारी आए चाहे ना आए। जो तमाम चीजें जो मैंने आपको पहले बताई, उसमें एक चीज ये भी जोड़ लीजिएगा कि इस ट्राइकोडर्मा कल्चर को हम अपने गन्ने के खेत में डालेंगे ही डालेंगे। और ये भी कब डालना है, पहले, बाद में नहीं। किसी भी अच्छी कंपनी का अगर आप इसको का या लिक्विड फॉर्मुलेशन खरीद के लाते हैं तो 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर आप पाउडर वाला ट्राइकोडर्मा खरीद के लाते हैं तो 10 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी 4 किलो एकड़। लिक्विड वाला 2 लीटर एकड़ और पाउडर वाला 4 किलो एकड़। ये आपको अंतिम जुताई, जब आप अपने खेत की अंतिम जुताई कर रहे हो उस समय मिट्टी में या गोबर की सड़ी खाद में अच्छी तरह से मिक्स करवा के और अपने खेत में डलवा दीजिए। डलवाने के बाद आप उसकी जुताई करिए, फिर आप बुआई करिएगा। ना पूर्ण में डालना है, ना गन्ना जमने के बाद डालना है। अगर इसका बढ़िया रिजल्ट देखना है तो बोने से पहले, गन्ने का टुकड़ा जमीन में डालने से पहले आप ट्राइकोडर्मा खेत में डालेंगे। क्यों डालेंगे वो आप इस फोटो से देख लीजिए। अभी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ना हमको ट्राइकोडर्मा खेत में दिखाई देता है और ना ही हमको गन्ने के रोग का कीटाणु खेत में दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों जब खेत में मिलते हैं तो क्या होता है वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये ओरिजिनल फोटो है जो ट्राइकोडर्मा का और कीटाणु का एक साथ लिया गया है। ये आपको जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है ये कीटाणु है, और उसके ऊपर ये मोटे धागे जैसे सफेद दिखाई दे रहे हैं, ये ट्राइकोडर्मा है। मिट्टी के अंदर जब कोई फफूंदी इस ट्राइकोडर्मा के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में, तो ये इसी तरह से इसको जकड़ लेता है और जकड़ के धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ऊपर ट्राइकोडर्मा लिपटा हुआ है, बीच में फफूंदी है, और इस ट्राइकोडर्मा से एक जहरीला पदार्थ निकलता है, टॉक्सिन। वो इस कीटाणु के शरीर पे गिरता है और जहां जहां गिराता है ये, उस कीटाणु का शरीर वहीं से गल के खत्म होने लगता है। और ये इनको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इनको पूरी तरह से ये खत्म नहीं कर देगा।
ये आपको और फोटो में क्लियर दिखा दे रहा हूँ। देखिए किस तरह से बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है। मतलब एक बार अगर पकड़ लिया इसने तो फिर वो छोड़ता नहीं कीटाणु। और उसके बॉडी से जो लिक्विड निकल रहा है वो आप देखेंगे इस फोटो में, शायद में आपको दिख रहा होगा। ये अपने राइट हैंड में देखिए, दो दीवारों के बीच में आपको लंबाई में दिख रहा है, वो लिक्विड उसकी बॉडी से सीक्रेट कर रहा है, जो उसकी कीटाणु का शरीर पे गिरता है, एंडोकार्टिनेज बोलते हैं उसको, वो उसके लिए जहर का काम करता है। मतलब नेचुरल तरीके से देखिए किस तरह से नेचर बैलेंस करती है हर चीज को और उसको कंट्रोल कर रही है। मतलब रेड को दुनिया की कोई दवाई मार नहीं सकती इस फफूंदी को। अगर कोई मार सकता है तो वो है सिर्फ ट्राइकोडर्मा। लेकिन शर्त यह है कि ट्राइकोडर्मा खेत में पहले से मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि गन्ने में रेड राट लग गया फिर हमने ट्राइकोडर्मा डाल लिया। रेड राट का कीटाणु एक बार अगर गन्ने के अंदर पहुंच गया तो वो अमर हो जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता। हमें उसको गन्ने के अंदर जाने से रोकना है। और आज की डेट में अगर वो कोई रोक सकता है तो सिर्फ ट्राइकोडर्मा है और कोई नहीं है। कोई दवाई नहीं ट्राइकोडर्मा जो रेड राट के कीटाणु को रोक सके। तो इस ट्राइकोडर्मा कल्चर को हमें अपनी खेती में उपयोग करना है। कहीं से खरीदिए, शाहजहांपुर में अंकुश कल्चर के नाम से बनता है, ये यहाँ से भी ले जा सकते हैं। जहाँ से भी खरीदिए अच्छी कंपनी का विश्वसनीय दुकान से खरीदिए और इस ट्राइकोडर्मा कल्चर को अपनी खेती में जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ ट्राइकोडर्मा रोक सकता है। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई। देखिए फिर मैं एक और मोटी बात बता रहा हूँ कि अगर गन्ने को हमें बचाना है रोगों से तो बहुत सारी चीजों को एक साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बुखार आ गया पैरासीटामोल खा लिया उतर गया बुखार, ऐसा नहीं है करने का। तमाम तरह के उपायों को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जिसको हम एकीकृत कहते हैं, समेकित कहते हैं, मतलब एक साथ कई चीजों को अपनाकर जब हम अपने आप को या गन्ने को बीमारियों से बचाते हैं तो उसको एकीकृत रोग प्रबंधन कहते हैं। तो ये तमाम चीजें जब तक आप एक साथ नहीं अपनाएंगे, अच्छी वैरायटी, अच्छा खेत, बुआई का तरीका, ट्रीटमेंट, अंकुश का प्रयोग, फसल चक्र, ये सब तमाम पहलू हैं। जब तक इन पहलुओं को आप एक साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक गन्ने को आप रोगों से बचा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बाकी ये 4 तरह के प्रोडक्ट यहाँ भी बनते हैं, एजोटोबैक्टर, टीएसबी, ट्राइकोडर्मा और आर्गेनोडिकम्पोजर। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, हालांकि जो बुकलेट मिली है उसके पीछे भी लिखा होगा मेरा नंबर। गन्ने के रोगों से संबंधित, बायो फर्टिलाइजर या किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आपको कोई भी जिज्ञासा, कोई समाधान चाहिए तो आप बेचकर मुझे फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद डॉक्टर साहब।